आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का सेकंड सेम का एक महत्वपूर्ण पाठ जो कहानी साहित्य का पाठ है, तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि आज की कक्षा से लेकर हमने अपना कविता साहित्य समाप्त होने के बाद कहानी साहित्य के पाठ पढ़ना शुरू किया है। कहानी साहित्य का पहला पाठ जो आपके इस सेमेस्टर में है उसका नाम है पहलवान की ढोलक। देखिए, नाम बड़ा ही निराला है, पहलवान की ढोलक। पाठ भी उतना ही निराला है, जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। पाठ पढ़ने से पहले इस पाठ के रचयिता के बारे में पढ़ लेते हैं। इस पाठ के रचयिता हैं फणीश्वर नाथ रेणु। 1921 से लेकर 1977 ईस्वी तक हैं। आगे परिचय पढ़ते हैं उनका। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च सन 1921 को औराही हिंगनी जिला पूर्णिया, अब उस जिले का नाम है अररिया, बिहार में हुआ था। अब उसका नाम अररिया है, बिहार में हुआ था। यहाँ पर वर्तनी की गलती है, छुआ था नहीं, हुआ था होना चाहिए। उनका जीवन उतार चढ़ावों एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उनकी सक्रिय भूमिका देखने मिलती है। उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक और देश के निर्माण में, एक और तो वो देश के निर्माण में सक्रिय रहे एक तरफ, और दूसरी तरफ वे रचनात्मक साहित्य का एक नया तेवर देने में उनकी लेखनी सहायक रही। सन 1954 में उन्होंने 1954 में उन्होंने उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। इसके ऊपर अगर आपको याद रहेगा तो इस उपन्यास के ऊपर टीवी पर एक सीरियल आया था जिसका नाम मैला आंचल ही था, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की इस अवधारणा को उपन्यासों और कथा साहित्य में गांव की भाषा और संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। इससे पहले हमारे ग्रामों को, जो हमारे देश का हृदय हैं, उन्हें नकारा गया है, उन्हें ज़्यादा उपन्यासों में उभारा नहीं गया। तो यहाँ पर जब उन्होंने मैला आंचल जैसा सुप्रसिद्ध हिंदी उपन्यास लिखा, तो उसने
इस विधा को एक नई दिशा दे दी और जो हमारे लोक जीवन को और हमारे गांवों की भाषा संस्कृति को केंद्र में, सेंटर में लाकर खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्तियाँ, लोक संस्कृति, लोक भाषा। लोकोक्ति का अर्थ होता है जो बातें गांवों से जुड़ी बातें हैं, जैसे कहते हैं ना देशज शब्द, उसी प्रकार मुहावरे लोकोक्तियाँ हो जाते हैं अगर वो आंचलिक रूप से जुड़े रहते हैं तो ग्राम से। लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक बना डाला। उनकी रचनाएं जो थी, उन्होंने अंचल को कच्चे और अनगढ़ रूप में दिखाया। कच्चा और अनगढ़ का अर्थ होता है कि जिसे गढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो बिल्कुल ही कोरा है, जो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है जमीन से। इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ से शस्य श्यामल तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी है। अगर आप कभी गांव गए होंगे, विलेज का सेटअप देखा होगा, तो बड़ा पक्के रोड नहीं होते ना, पक्की सड़कें नहीं होती, तो बड़ा धूल से भरा होता है। तो यही कहा है कि उनकी रचनाएं बड़ी जमीन से जुड़ी हुई थी। स्वतंत्रता उत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रतोत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। देखिए, समझना पड़ेगा कि भाषा और बोली क्या है। देखिए, भाषा होती है जो विकसित होती है और बोली भाषा का बहुत छोटा स्वरूप होता है, वह बड़ी सीमित होती है। बोली लिखने या बोलने वाले ठीक से बोली का अनुकरण करते हैं और व्यवहार करते हैं उसमें, और भाषा का विकास जो है ना, वो बोलियों के द्वारा ही होता है। जब अगर आप हमें इसका एक अंतर समझने बोलेंगे ना, बोली और भाषा का, तो भाषा में क्या होता है, व्याकरण होती है। बोली में ऐसा नहीं होता। नाम से ही पता चलता है कि बोली जो बोली जाती है। भाषा में लिपि भी होती है जो बोली में नहीं होती। भाषा विस्तृत होती है, फैली होती है, और बोली क्षेत्रीय होती है। भाषा को नियमों के दायरे में बांध रखा है, तो वो नियमों की मोहताज हो जाती है। किंतु बोली स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, उसे कोई नियमों की सीमा में नहीं बांधा जाता। सामान्य तौर पर मातृभाषा जो होती है वह बोली होती है, भाषा नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब फणीश्वरनाथ रेणु की बात की जाती है, तो उन्होंने समझाया है कि भाषा की सार्थकता बोली के सहचर्य में ही होती है। वो उसके जब साथ रहती है तभी ही उसका भी मान है। इनका निधन, फणीश्वरनाथ रेणु जी का निधन, अगर आप देखें, हमने पहले भी देखा था कि
11 अप्रैल सन 1977 में पटना में हुआ। बहुत पुरानी बात नहीं है अगर देखा जाए तो। प्रमुख कृतियां देखिए इनकी। उपन्यास है मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तफा, कितने चौराहे। इनके कहानी संग्रह हैं ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप। इन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं, ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, तथा इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स लिखी हैं, नेपाली क्रांति कथा। आइए कुछ और बातें हम फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में जानते हैं। इनका जन्म बिहार में हुआ था, ये तो हम पढ़ चुके। इन्होंने आजीवन शोषणों और दमन के विरुद्ध संघर्ष किया और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। यहाँ तक कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। इन्हें हिंदी के कथाकार के रूप में अभूतपूर्व प्रतिष्ठा मिली और कथा लेखन में तो, हिंदी आंचलिक कथा लेखन में तो यह सर्वश्रेष्ठ हैं ही। इनकी पढ़ाई इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने किया और इसके तुरंत बाद ही ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनके समकालीन कवि होने के साथ ही साथ इनके परम मित्र भी थे। इनकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। लेखन शैली इनकी वर्णनात्मक थी, वर्णन करना इनकी खूबी थी, जिसमें पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण बहुत ही लुभावने तरीके से देते थे, तो आपको उस पात्र से जुड़ाव प्रतीत होगा, जैसे वह पात्र आपके आसपास ही कहीं स्थित है। पात्रों का चरित्र निर्माण काफी तेजी से होता था, क्योंकि पात्र एक सामान्य सरल मानव मन के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। इनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती थी, अर्थात पात्रों की सोच को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। इनकी जो लेखन शैली थी वह प्रेमचंद से काफी मिलती थी और इन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी कृतियों में आंचलिक पदों का बहुत प्रयोग किया है। निहायत ही ठेठ या देहाती जो शब्द हैं वो आपको इनकी रचनाओं में देखने मिलेंगे, जो मैं देशज शब्दों के बारे में पहले बात कर रही थी। इन्होंने कहानी लेखन शुरू किया, कुछ कहानियां प्रकाशित भी हुई, पर वे जो थीं वे किशोर रेणु की अपरिपक्व कहानियां थीं, क्योंकि इन्होंने 1936 में ही लिखना शुरू कर दिया था।
बाद में जब वह स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार हुए, उसके बाद जो उन्होंने कहानी लेखन शुरू किया, तो वो बड़ा ही परिपक्व था और पठनीय भी था। इनकी काफ़ी सारी कृतियाँ हमने अभी अपनी पाठ्यपुस्तक में देखी, कुछ और देख लेते हैं। अगर जैसे संपूर्ण कहानियाँ, अच्छे आदमी आदि, इनके यह प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। एक श्रावणी दोपहरी की धूप, आदिम रात्रि की महक तो हम अपनी पुस्तक में देख ही चुके हैं। इनकी साहित्यिक कृतियों की चर्चा देखते हैं। रेणु को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आंचल से मिली, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है। इस उपन्यास के प्रकाशन ने उन्हें रातों रात हिंदी के एक बहुत बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया, स्थापित कर दिया। कुछ आलोचकों ने इसे गोदान के बाद हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया है। हालांकि विवाद भी हुए इस बात पर बहुत, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि से जलने वाले भी बहुत थे और उन्होंने कहा कि इन्होंने सतीनाथ भादुरी के बंगला उपन्यास धोधाई चरितमानस की नकल की है। परंतु समय के साथ आलोचक इस बात को मानने लगे कि यह बात में कुछ भी सच्चाई का समावेश नहीं है। रेणु के उपन्यास लेखन में मैला आंचल और परती परिकथा तक लेखन का ग्राफ हमेशा ऊपर ही बढ़ा, पर इसके बाद के उपन्यासों में वह बात नहीं मानी जा सकती है। आइए अब पाठ के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। देखिए, यहाँ पर ये नाम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, कि सुनने में भी बड़ा ही अजीब सा नाम है कहानी का, पर जब हम ये कहानी पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कितनी सुंदरता से लिखी गई कहानी है। आइए पहले कहानी का सार देख लेते हैं, फिर पठन शुरू करेंगे। पहलवान की ढोलक, यह कहानी लेखक ने अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति के ऊपर आधारित लिखा है। ऐसा लगता है कि हर एक पात्र हमारे सामने वास्तविकता में उजागर हो गया है। कहानी के प्रारंभ में पहलवान की ढोलक बजती है। गांव में महामारी फैली हुई है। आज के समय में हम मलेरिया और हैजा, जॉन्डिस, इनको कोई बड़ी बीमारी नहीं मानते, परंतु उस समय इन बीमारियों के इलाज उपलब्ध नहीं थे, तो इन्हें महामारी घोषित किया गया था। रात के वातावरण में शांति है। कभी कभी झोपड़ी से करहाने की आवाजें आती रहती हैं। ऐसे लगता है कि कोई बहुत तकलीफ में है। पर पहलवान की बजती हुई ढोलक सारे के सारे गांव के लिए संजीवनी की शक्ति है। पहलवान के जीवन में के बारे में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने कहा कि 9 वर्ष की आयु में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और उनका पालन पोषण
उनकी ही विधवा सास ने किया था और बहुत छोटी आयु में उनकी शादी हो चुकी थी पहलवान की। उनकी सास पर जो समाज के अत्याचार थे उन्हीं को देखते हुए पहलवान ने पहलवानी करने का निर्णय लिया। पहलवान का नाम था लुट्टन। वह अपने शरीर को मजबूत बनाने लगा और गांव में पहलवानी करने लगता है। एक दिन वह श्यामनगर के दंगल में दंगल देखने जाता है और उसने ढोलक की आवाज को अपना गुरु मान लिया और वहां पर ढोलकें बहुत बज रही थी। तो जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, उस ढोलक की हर ताल पर और हर थाप पर वह समझता था कि उसका वह गुरु है और उसी थाप पर वह गुरु के संदेश सुनते समझते चांद सिंह नाम के एक पहलवान को हरा देता है और उससे खुश होकर राजा उसे राज पहलवान घोषित कर देते हैं। अब उसका पूरा पालन पोषण राज दरबार से होने लगा। अर्थात देखिए, पहलवानों को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, दूसरों से ज्यादा खान पान कसरत की आवश्यकता होती है, तो वह यही काम करते हैं। वह दूसरा कुछ काम करेंगे तो वह अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो राजा ने उन्हें राज पहलवान घोषित कर दिया और उनका पालन पोषण भी राज दरबार से ही होने लगा। फिर उसने काले खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को हराकर अपने को अजेय पहलवान घोषित कर दिया और इसी प्रकार 15 वर्ष बीत गए। लुट्टन अजेय बना रहा। पत्नी की मृत्यु हो गई पर 2 पुत्र थे। अब वह अपने बेटों को ढोलक के प्रताप से अजेय बनने की शिक्षा देने लगा और देता रहा। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद राजकुमार विलायत से आकर राजा बने और उन्होंने आने के बाद पहलवान के खर्चों को, उनके खान पान को व्यर्थ समझा और उन्हें दरबार से हटा दिया। मरता क्या न करता, विवश होकर वह अपने गांव लौट आया। गांव आकर वह और उसके बेटे ग्रामीण बच्चों को कुश्ती सिखाने लगे। लेकिन ग्रामीणों को पहलवानी में अधिक रुचि नहीं थी, तो पहलवान के बेटों को अपना पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करनी पड़ी। जो कमाकर लाते थे उसी से ही तीनों अपना भरण पोषण करते थे और पहलवानी भी करते रहते थे, अपने शरीर का ध्यान रखते थे। लेकिन अकस्मात सूखा और महामारी के कारण गांव में लोग एक एक कर मरने लगे। इस प्रकार उनके दोनों बेटे भी इस महामारी के कारण स्वर्ग सिधार गए, महामारी की चपेट में आ गए। पिता का हृदय देखिए कि वह दोनों पुत्रों को उठाकर चुपचाप नदी में बहा आया। पुत्रों की
मृत्यु के बाद भी वह ढोलक बजाता रहा। यही ढोलक, जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था, कि गांव वालों के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रही थी। ढोलक की थाप से लगता था कि बीमार और उदास गांव में भी जान आ गई थी, कि कुछ जिंदा था, कोई खुशी थी। पुत्रों की मृत्यु के बाद भी वह ढोलक बजाता रहा, तो लोगों की हिम्मत बढ़ती रही, लोगों को जीने का सहारा लगती थी यह ढोलक की आवाज। 4-5 दिन के बाद ढोलक की आवाज बंद हो गई, ढोलक बजनी बंद हो गई। सुबह लोगों ने देखा कि पहलवान की भी मृत्यु हो गई है और उसकी लाश चित्त पड़ी है। चित्त पड़ी है मतलब जमीन पर पड़े होना, गिरा पड़ा। अचल एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी ने कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित्त नहीं हुए किसी से, सदैव अजेय रहे, तो उन्हें कभी भी चित्त नहीं सुलाया जाए, पेट के बल लिटाया जाए। और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजती रहनी चाहिए। यह निर्देश वह अपने शिष्यों को दे गए थे, जिसे शिष्यों ने उनकी मृत्यु पर उजागर किया। इस प्रकार पहलवान के अंत के साथ ही उनकी कहानी का भी अंत हो गया, और साथ ही साथ ढोलक की वह मधुर ध्वनि भी बंद हो गई, जिस पर इस महान पहलवान ने कई बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटा दी थी। यह कहानी बहुत ही सुंदरता से लिखी गई है, बहुत ही मार्मिक तरीके से लिखी गई है। अगली कक्षा में हम इस कहानी का पठन करेंगे, इस पाठ का पठन करेंगे। जो ये पूरी कहानी है वह एक और संदेश हमें देती है कि व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार अप्रासंगिक हो जाते हैं। जिस प्रकार हमारे भी देश में धीरे धीरे लोक कलाएं दम तोड़ रही हैं, क्योंकि लोगों को उनका महत्व समझ नहीं आता। इसी प्रकार इस कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु ने लोक कला और लोक कलाकारों का महत्व समझाया है।